अहमदाबाद प्लेन क्रैश, क्या यह एक तकनीकी खामी थी या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश? कैसे तुर्की से जुड़ रहे हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के तार? कैसे एक शख्स ने अंकारा में मचा दी हड़कंप? वह कौन सी सीक्रेट मेंटेनेंस डील थी जो अब इस पूरी घटना के केंद्र में आ गई है? बाबा रामदेव ने प्लेन क्रैश में कैसे तुर्की पर जताया शक? मच गया बवाल। क्या भारत से बदला लेने के लिए किसी देश ने इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है? अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-71 का वह खौफनाक मंजर कोई नहीं भूल सकता। एक चमकता हुआ बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, जिसमें 242 जिंदगियां सवार थीं, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। यह विमान सिर्फ नीचे नहीं गिरा, बल्कि एयरपोर्ट के पास मौजूद BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकराया, जिससे जमीन पर भी कई मासूमों की जानें चली गईं। इस हादसे ने देश को एक ऐसा गहरा जख्म दिया है जिसे भरना नामुमकिन है। चारों तरफ बस एक ही सवाल था, आखिर यह हुआ कैसे? आनन फानन में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB ने ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया और एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई जो रॉकेट की रफ्तार से जांच में जुट गई। हर एंगल को खंगाला जा रहा है। क्या मौसम खराब था? नहीं। क्या पायलट की कोई गलती थी? शुरुआती जांच इससे भी इनकार कर रही है। तो क्या विमान के इंजन में कोई खराबी आई या फिर कोई ऐसा पुर्जा फेल हो गया जिसने इस विशालकाय पंछी को बेबस कर दिया? जांच इन सभी दिशाओं में चल ही रही थी कि अचानक इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। इस हादसे के तार सीधे तुर्की से जुड़ते हुए नजर आने लगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक सनसनीखेज बयान देकर इस मामले को एक नई दिशा दे दी। उन्होंने इस हादसे के पीछे तुर्की के कनेक्शन पर शक जाहिर किया, जिसके बाद न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खलबली मच गई। उनके इस दावे के बाद तुर्की के हुक्मरानों के होश उड़ गए और उन्हें आनन फानन में आकर सफाई देनी पड़ी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो हुआ यह कि जब पूरा देश इस भीषण हादसे के शोक में डूबा हुआ था, तब पर्दे के पीछे जांचकर्ता दिन रात एक करके सच की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, मिल चुका था। यह ब्लैक बॉक्स ही वह चाबी थी जो इस हादसे के राज खोल सकती थी। जांच की शुरुआती रिपोर्टों ने कई थ्योरीज को खारिज कर दिया था। उस दिन अहमदाबाद का मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए मौसम की खराबी का तो सवाल ही नहीं उठता था। विमान के दोनों पायलट बेहद अनुभवी थे और उनका रिकॉर्ड बेदाग था, इसलिए मानवीय भूल की आशंका भी कम थी। अब शक की सुई घूम रही थी विमान के तकनीकी सिस्टम की तरफ। क्या विमान के किसी हिस्से में कोई ऐसी गड़बड़ी हुई जिसे समय रहते पकड़ा नहीं जा सका? क्या विमान की मेंटेनेंस यानी रखरखाव में कोई चूक हुई थी? जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। एक एक पुर्जे की हिस्ट्री खंगाली जा रही थी। हर उस कंपनी की डिटेल निकाली जा रही थी जो इस विमान के रखरखाव से जुड़ी हुई थी। और तभी बाबा रामदेव ने एक ऐसा दावा किया जिसने जांच की दिशा ही बदल दी। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि इस विमान हादसे के पीछे तुर्की का हाथ हो सकता है। उनके इस दावे ने जैसे भूचाल ला दिया। एक पल को तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने इसके पीछे के तर्क दिए तो बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी सोचने पर मजबूर हो गए। उनके दावे ने इस पूरे मामले को एक साधारण हादसे से उठाकर एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय साजिश के स्तर पर खड़ा कर दिया। इस बयान के बाद डरे और सहमे हुए तुर्की को तुरंत सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ी। तुर्की के कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और कहा कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की को इतनी जल्दी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? और बाबा रामदेव ने आखिर किस आधार पर इतना बड़ा और गंभीर आरोप लगाया? ये वह सवाल थे जिसके बाद दुनिया की नजरें इस जांच पर और भी ज्यादा गड़ गईं। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर बाबा रामदेव ने इस प्लेन क्रैश में तुर्की का कनेक्शन कैसे बताया और उनकी बातों में कितना दम है। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ में है हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का विमान
बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर और उसका मेंटेनेंस। बाबा रामदेव का इशारा इसी तरफ था कि इस विमान के रखरखाव का ठेका कहीं न कहीं एक तुर्की कंपनी से जुड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस अपने विमानों के रखरखाव के लिए, जिसे MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल कहते हैं, दुनिया भर की विशेषज्ञ कंपनियों को ठेके देती हैं। तुर्की की एक सरकारी कंपनी टर्किश टेक्निक इस क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। अब यहीं से साजिश की थ्योरी को बल मिलता है। कहा यह जा रहा है कि अगर इस विमान के किसी भी हिस्से का रखरखाव हाल ही में तुर्की की किसी कंपनी ने किया था, तो क्या वहां जानबूझकर कोई ऐसी छेड़छाड़ की गई जो उड़ान के कुछ देर बाद एक भयानक हादसे का रूप ले ले। अब आप पूछेंगे कि तुर्की भला ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब छिपा है हाल के दिनों में भारत और तुर्की के बिगड़ते रिश्तों में। आपको याद होगा कि कैसे भारत ने जब अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसा कड़ा कदम उठाया था, तो तुर्की बेशर्मी से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था। उसने न सिर्फ पाकिस्तान को कूटनीतिक समर्थन दिया, बल्कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया वह तुर्की के ही बने हुए थे। लेकिन भारत ने तुर्की के उन घटिया ड्रोन का ऐसा हश्र किया कि हवा में ही उनकी धज्जियां उड़ गईं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि तुर्की के हथियारों में कोई दम नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर में तुर्की के डिफेंस मार्केट की थू थू होने लगी। कई देशों ने तुर्की के साथ अपनी डिफेंस डील पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया और कुछ ने तो रद्द भी कर दी। भारत के एक एक्शन ने तुर्की की अरबों डॉलर की डिफेंस इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। जाहिर है तुर्की भारत से अंदर ही अंदर जल रहा था। वह भारत से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। तो क्या इसी जलन और बदले की आग में तुर्की ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा? क्या उसने मेंटेनेंस की आड़ में भारतीय विमान के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ की? फिलहाल यह सिर्फ एक थ्योरी है, एक दावा है जिसकी जांच चल रही है। अभी तक कुछ भी पुख्ता तौर पर साबित नहीं हुआ है, लेकिन इस दावे ने तुर्की को इतना डरा दिया कि उसे तुरंत आकर अपना बयान देना पड़ा, जो अपने आप में कई और सवाल खड़े करता है। जैसे ही विमान हादसे में तुर्की का नाम उछला, अंकारा में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ गई। उन्हें पता था कि अगर यह आरोप साबित हो गया तो यह उनके देश के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसलिए तुर्की सरकार के सेंटर फॉर काउंटिंग डिसइंफॉर्मेशन ने तुरंत एक प्रेस रिलीज जारी की और इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। तुर्की ने अपने बयान में कहा, यह दावा कि हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर का रखरखाव टर्किश टेक्निक की तरफ से किया गया था, पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने आगे कहा कि एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच जो समझौता हुआ है वो सिर्फ बोइंग 777 टाइप के विमानों के रखरखाव के लिए है। जो विमान अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ, यानी बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, वह इस समझौते के दायरे में आता ही नहीं है। तुर्की ने यह भी कहा कि आज तक टर्किश टेक्निक ने एयर इंडिया के किसी भी 7878 ड्रीमलाइनर का रखरखाव किया ही नहीं है। तुर्की ने इन आरोपों को भारत तुर्की के रिश्तों को खराब करने की एक सोची समझी साजिश बताया। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या वाकई ऐसा कोई षड्यंत्र संभव है? क्या कोई देश किसी दूसरे देश के सिविलियन एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की हद तक गिर सकता है? अगर हम इतिहास और भू राजनीति को देखें तो ऐसी संभावनाओं से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां देशों ने अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए सीधे युद्ध की बजाय प्रॉक्सी वॉर या असम्मित युद्ध का सहारा लिया है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो इस मामले में जगजाहिर है। उसने हमेशा भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए छद्म युद्ध का सहारा लिया है। चीन की बात करें तो वह आर्थिक और तकनीकी जासूसी, साइबर हमलों और अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाना जाता है। तुर्की भी हाल के दिनों में अपनी आक्रामक विदेश नीति और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी के लिए चर्चा में रहा है। इन देशों का पुराना रिकॉर्ड बताता है कि वह अपने भू राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पारंपरिक युद्ध के मैदान से बाहर भी खेल सकते हैं।
एक सिविलियन विमान को निशाना बनाना एक बहुत ही घिनौना और कायरतापूर्ण काम है, लेकिन जब कोई देश बदले की आग में अंधा हो जाता है तो कुछ भी संभव है। विमान के सिस्टम में किसी छोटी सी चिप को बदल देना या सॉफ्टवेयर में कोई मालवेयर डाल देना आज की तकनीक के युग में असंभव नहीं है। इसलिए भले ही तुर्की आज खुद को पाक साफ बता रहा हो, भारतीय जांच एजेंसियां इस एंगल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हैं। सच क्या है, ये तो ब्लैक बॉक्स और मलबे की फॉरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगा। इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, वह हर उस मोर्चे पर लड़ी जाती है जहां दुश्मन आपको कमजोर कर सकता है। भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है और यह बात हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही है। वह जानते हैं कि वह सीधे युद्ध में भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वह ऐसी कायरतापूर्ण हरकतों का सहारा ले रहे हैं। यह हादसा एक राष्ट्रीय त्रासदी है, लेकिन यह भारत के संकल्प की एक परीक्षा भी है। भारत इस जांच की तह तक जाएगा, चाहे इसके पीछे कोई भी हो, कितना भी बड़ा देश हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर यह सिर्फ एक हादसा है तो भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। और अगर यह एक साजिश है तो यकीन मानिए, इस साजिश को रचने वालों को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अब आपकी बारी है, क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर कोई साजिश? क्या बाबा रामदेव के दावों में कोई सच्चाई हो सकती है? और अगर यह साजिश है तो भारत को इसका जवाब कैसे देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।